नमस्कार, द नागरिक में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुनील शुक्ल, अपने कार्यक्रम के साथ सुनील शुक्ल की नज़र में। पूरे देश में 5 दिवसीय दीपोत्सव मनाया जा रहा है। आयोजन की धूम है, बाज़ारों में भीड़ है। आप कहीं भी जाएँ, बहुत बहुतायत संख्या में लोग देखे जा रहे हैं। ये अलग सवाल है कि इस भीड़ में आम आदमी कितना शामिल है और विशिष्ट व्यक्ति कितना शामिल है। समाज की अगली पंक्ति के लोग इस उत्सव को कितने उत्साहपूर्वक मना रहे हैं और समाज का आम नागरिक इस आयोजन में कितने अपनी भागीदारी सुनिश्चित कर पा रहा है। वो परंपरा के निर्वाह तक सीमित है या वाकई में वह उत्सवजीवी है। बाजार के जो आंकड़े उपलब्ध हैं उससे तो ये नहीं लगता कि जन सामान्य की भागीदारी उतनी उत्साहवर्धक है जितनी हम और आप उम्मीद करते हैं। बड़ी दुकानों में, बड़े मॉल में, आभूषण के बड़े प्रतिष्ठानों में, वाहनों के प्रतिष्ठानों में भीड़ देखी जा रही है और लोग जो आंकड़े बता रहे हैं उसके अनुसार भी बड़े पैमाने पर खरीद फरोख्त हुई है। लेकिन सवाल वही है कि इसमें बहुसंख्यक समाज की भागीदारी कितनी है। बहुसंख्यक समाज मतलब बड़ी तादाद में लोग जो सामान्य नागरिक हैं उनकी भागीदारी, जो जिनके पास आर्थिक संसाधनों पे कब्जा है, जो समर्थवान हैं, जो आर्थिक रूप से संपन्न हैं, क्या यह उन्हीं के लिए बाजार है या आम आदमी भी इस बाजार में अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहा है या उसकी इस आर्थिक लेन-देन में उसकी भी कोई सहभागिता है। ये अभी चिंता का ये अभी विमर्श का विषय है और कमोबेश चिंता का भी विषय है यदि बड़े पैमाने पर आम आदमी की भागीदारी नहीं हुई है। और जो आर्थिक सर्वेक्षण या आर्थिक जानकारों का कहना है कि बड़ी तादाद में इसमें लोगों की भागीदारी नहीं है। समाज की अगली पंक्ति में बैठे हुए लोग जो माने पूरी जनसंख्या के 10% होंगे उनकी भागीदारी ज़्यादा है। क्योंकि जिस तरीके के वाहन बिक रहे हैं, जिस कीमत के आभूषणों की ज़्यादा बिक्री है, जिस तरीके के दैनिक उपयोग के सामानों की बिक्री है, वह आर्थिक रूप से संपन्न लोगों का ही बाजार है। इस बहस मुबाहिसे के बीच में एक और आयोजन चर्चा में है, वो है अयोध्या में सरयू के किनारे लगभग 54 घाटों पर 22 लाख से अधिक दीपों का प्रज्वलन। उत्सव है। कोई भी उत्सव में अगर उत्साहपूर्वक मनाया जाता है तो उसकी तारीफ की जानी चाहिए। लेकिन यदि वो केवल सरकारी आयोजन है, सरकारी संसाधनों पे उस तरह के आयोजन किए जा रहे हैं, आम जन की सहभागिता उतनी नहीं है जितनी अपेक्षा की जाती है, तो यह विमर्श बदल जाता है कि आखिर यह उत्सव किस लिए और किनके लिए? क्या इस तरह के आयोजन राजसत्ता के महिमा की श्रीवृद्धि के लिए किए जाने चाहिए? किसी राजनेता के अपनी उपस्थिति दर्ज कराने के लिए इस तरह के आयोजन का महत्व दिया जाना चाहिए? किस बात के लिए? 2017 से आयोजन चल रहा है जब से भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में सत्ता में आई और लगभग 1 लाख से अधिक दीपों के प्रज्वलन से 2017 में इसकी शुरुआत हुई और प्रतिवर्ष दीपों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है और प्रतिवर्ष गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स के अनुसार इसके आंकड़े, इसके जो आंकड़े हैं वो टूट रहे हैं। हर साल गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स के प्रतिनिधि इस आयोजन में अयोध्या पहुंचते हैं और वो इस संबंध में रिकॉर्ड टूटने या नए रिकॉर्ड स्थापित होने को लेकर के प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को एक तरह का प्रमाण पत्र देते हैं। 2017 से शुरू होकर के अभियान चला और अभी पिछले साल यानी 2022 में सम्मानित प्रधानमंत्री जी भी इस आयोजन में शामिल हुए थे और उन्होंने भी इस दीप प्रज्वलन के आयोजन में हिस्सेदारी उपस्थिति की अपनी दर्ज कराई थी। ये प्रश्न होना चाहिए कि इस आयोजन से क्या अयोध्या के आसपास या उत्तर प्रदेश के अन्य जिलों में 75 जो जिले हैं अन्य जिलों में इस तरह के आयोजन की जन सहभागिता के स्तर पर आम व्यक्तियों के द्वारा इस तरह के आयोजन की परंपराएं शुरू हुई हैं या
जो पहले से आयोजन होते रहे हैं, उसमें लोगों की भागीदारी बढ़ी है। मेरी स्मृतियों में है कि इस तरह का एक आयोजन चित्रकूट जिले में मंदाकिनी नदी के किनारे भी होता है। लोग वहाँ दीप जलाते हैं और नदी में दीप प्रवाहित करते हैं। आम आदमी लोगों का वो आयोजन है जो एक धार्मिक और आस्था और विश्वास के तहत वहाँ इकट्ठे होते हैं। लेकिन किसी नदी के किनारे उसके घाटों पर इतने बड़े पैमाने पर 22 लाख, 23 लाख, 10 लाख, 17 लाख, 15 लाख, 6 लाख, 3 लाख जो विभिन्न वर्षों में इस तरह के दिए जलाते रहे हैं। इस अगर यह इतना ही आवश्यक है और इससे किसी संस्कृति, किसी सभ्यता, किसी परंपरा की श्रीवृद्धि होती है या उसका संरक्षण होता है, तो कम से कम देश के या राज्य के आम लोगों को भी इससे प्रेरणा लेनी चाहिए। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। राज्य सरकार सार्वजनिक साधनों से यानी सरकारी संसाधनों से, सरकारी अमले के भरोसे इस तरह का आयोजन प्रतिवर्ष अयोध्या में कर रही है और दीपों की संख्या लगातार बढ़ती चली जा रही है। इस पर होने वाला जो खर्च है वो भी लगातार बढ़ रहा है। उसमें वो खर्च शामिल नहीं है जो सरकारी कर्मचारी वहाँ तैनात किए जाते हैं या उनके आने जाने पर जो पैसा व्यय किया जाता है, सभी उसके आंकड़े उपलब्ध नहीं होते। तो आखिर ये राज्य सरकार करती क्यों है? इस आयोजन के पीछे उसका मंतव्य क्या है और अयोध्या में ही क्यों करती है? राज्य के अन्य जिलों में तमाम नदियां हैं, गंगा है, यमुना है, सोन है, घाघरा है, केन है, बेतवा है, इन तमाम तमाम नदियां इस राज्य में। वहाँ घाट भी हैं। उन घाटों पर कई कई जिलों में लोग दीप प्रवाह के आयोजन भी करते हैं। एक बड़ा आयोजन होता है प्रतिवर्ष देव दीपावली के अवसर पर वाराणसी में, उसमें भी लोग बड़ी संख्या में शामिल होते हैं और बहुत समय से चलती चली है। मेरी स्मृतियों में है कि बड़े समय से वो आयोजन होता है और उसमें लोग आते हैं जो धार्मिक भावना से ओत-प्रोत लोग होते हैं, उसमें शामिल होते हैं और एक बड़ा आयोजन वाराणसी के लिए माना जाता है। पर्यटक भी उसको देखने के लिए आते हैं, उनकी भी भागीदारी होती है। लेकिन सरकार का जो वो केंद्रित है अयोध्या में, अयोध्या के गौरवगान के लिए और इसको भगवान श्री राम के अपने वन जीवन को समाप्त करके अयोध्या वापसी के रूप में इसकी गौरवगान किया जाता है। ठीक है, लेकिन ये क्या ऐसा नहीं लगता कि सरकार एक ऐसे आयोजन का उपयोग अपने राजनीतिक हितों के लिए कर रही है, जो किसी सरकार से अपेक्षा नहीं की जाती? क्या इस तरह का कोई सरकारी आयोजन जो गैर भाजपाई राज्य हैं, वहाँ इस तरह के आयोजन किए जाते हैं? इससे भी अयोध्या से भी ज़्यादा प्रसिद्ध, प्रचलित जन आस्था के केंद्र देश में है। लेकिन मेरी जानकारी के अनुसार कहीं उन संबंधित राज्य सरकारों के इस तरह के आयोजन कहीं नहीं होते कि एक दिन, एक अवसर विशेष पर सरकार की ओर से कोई आयोजन होता हो। ऐसे आयोजनों में बड़े-बड़े आयोजन होते हैं, लेकिन आम तौर पर या तो जो धार्मिक स्थल है, उसके रख-रखाव के लिए जो ट्रस्ट या जो संस्था, जो समिति ज़िम्मेदार होती है, वो आयोजन करती है या आम लोग इस तरह के आयोजन करते हैं। बाकी कहीं इस तरह के आयोजन सुनाई नहीं पड़े। तो क्या सरकारों की जो चुनी हुई सरकार है, उसकी यह ज़िम्मेदारी है, उससे अपेक्षा की जाती है कि वह सरकारी संसाधनों से इस तरह के आयोजन करे, वो भी उस राज्य में जहाँ पे गरीबी के बारे में आप सोच नहीं सकते। आप उस गरीबी का आकलन इस आधार पे कर सकते हैं कि जब दीपोत्सव के अगले दिन, यानी कल दीप प्रज्वलित हुआ और आज के दिन जब हम आपसे बात कर रहे हैं, सुबह-सुबह घाट पर बड़ी संख्या में बच्चे, महिलाएँ, पुरुष जो उन दीपों में बचे हुए तेल हैं, उनको इकट्ठा करते हैं और वो अपने दैनिक उपयोग के लिए इकट्ठा करते हैं। उनको अपने जीवन यापन के लिए उसको इकट्ठा करते हैं। वो किसी और अन्य कार्य के लिए नहीं करते और 2-4 लोग नहीं करते, बड़ी संख्या में बच्चे इकट्ठे होते हैं, महिलाएँ, पुरुष इकट्ठे होते हैं। वो कौन लोग हैं? क्या वो इस देश के नागरिक नहीं है? इस प्रदेश के नागरिक नहीं है? वो क्यों विवश हैं कि जो दीपक पूरी रात जलता रहा और उसमें जो दीपक जलने में जो तेल उसमें बच गया है, उसको इकट्ठा करने के लिए मजबूर हैं अपने उपयोग के लाने के लिए। क्या इससे भी बड़ा किसी को गरीबी का प्रमाण चाहिए? तो प्राथमिकता क्या होनी चाहिए सरकारों की?
उन लोगों के जीवन में, उन लोगों के घरों में दिया जलाने की, जो बुझे हुए दिए में बचे हुए तेल को इकट्ठा करने के लिए मजबूर हैं, अपने जीवन यापन के लिए, या किसी नदी के घाट पर अपने यशोगान के लिए इस तरह के आयोजन करने की। एक तरफ एक राज्य सरकार है, जिसने आर्थिक सर्वेक्षण कराया और अपने राज्य में गरीबों की तलाश की। हालाँकि उनके ऊपर भी ये टिप्पणी है कि लगभग इतने वर्षों से उस राज्य के, बिहार के मुख्यमंत्री जी वहाँ शासन में हैं और बावजूद इसके इतनी बड़ी संख्या में, लगभग 1 करोड़ लोग, 94 लाख के आसपास लोग उनके गरीब पाए गए हैं, जो जिनका सामान्य जीवन बहुत मुश्किल है। ये आलोचना का विषय हो सकता है और आलोचना होनी भी चाहिए। लेकिन इस तरह का संकल्प भी प्रशंसनीय होनी चाहिए कि कम से कम जाति, वर्ग, धर्म, आयु, लिंग से परे हट करके सभी वर्ग के लोगों को, गरीबों की तलाश की गई और उनके बारे में सोचा जा रहा है। प्राथमिकता क्या है? जो दलित हैं, समाज के सबसे नीचे पायदान पे बैठे हुए हैं, आर्थिक रूप से विपन्न हैं, अपनी आर्थिक व्यवस्थाओं के बस विवश होकर के वह एक बेहतर जीवन जीने के लिए बहुत उनके लिए एक बेहतर जीवन दूभर है। बेहतर शिक्षा के अवसर उनके पास नहीं है। बीमारी की स्थिति में बहुत अच्छी चिकित्सकीय सुविधा हासिल करने की वो स्थिति में नहीं है। अपने बुजुर्गों के लिए, चाहे अपने बच्चों के लिए एक बेहतर सामाजिक सुरक्षा देने की स्थिति में वो नहीं है। जब आप अपने दिन प्रतिदिन की ज़रूरतें नहीं पूरी कर पा रहे हैं, तो बाकी चीज़ें तो गौण हैं। उनके ऊपर तो आपका ध्यान जाएगा ही नहीं। तो क्या प्राथमिकता होनी चाहिए? और कौन-सी सरकार प्रशंसनीय है? किस सरकार के बारे में गंभीरतापूर्वक विचार किया जाना चाहिए या उसके प्रति हमारा दृष्टिकोण एक सम्मान भरा होगा? वह जो गरीबों की चिंता करता है या वह जो प्रदेश के आम जनता से जो पैसा इकट्ठा किया गया है कर के रूप में, उसको वह अपने राजनीतिक स्वार्थों के लिए या अपने राजनीतिक उद्देश्यों के लिए खर्च करता है। पैसा तो सब सार्वजनिक है, लोगों के द्वारा इकट्ठा किया गया है। या तो उससे समाज का हित कर लिया जाए या अपने राजनीतिक हित साध लिए जाए। कौन क्या प्राथमिकता होनी चाहिए और किसके पक्ष में खड़ा हो जाना चाहिए, किसकी तारीफ की जानी चाहिए, किसको उचित माना जाना चाहिए? सरकारों की जवाबदेही किस बात के लिए है? धार्मिक आयोजनों को प्रोत्साहित करने के लिए अपने स्तर पर, या जो उस प्रदेश की या देश की जो जनता है, उसके जीवन में खुशहाली लाने के लिए, उसके जीवन में दीपक जलाने के लिए, अगर किन्हीं कारणों से वह स्थिति में नहीं है कि वह बेहतर जीवन जी सके। निश्चित रूप से जनता के सरोकारों से जुड़े हुए विषय जो हैं, उनके समाधान के लिए जो सरकार प्रयास करती है, उसके बारे में, उसके पक्ष में खड़ा होना चाहिए। ऐसी ही सरकार की हम अपेक्षा करते हैं। हम ऐसी ही सरकार इस बात के लिए हम नहीं चुनते हैं कि वह धार्मिक आयोजन करेगी। वह इस बात के लिए कोई आयोजन करेगी जिससे उसका खुद का गौरवगान, वो अपने एजेंडे को लागू करने का प्रयास करेगी। वो अपने नैरेटिव को आगे बढ़ाने की कोशिश करेगी। बल्कि ऐसी सरकार हमारी प्राथमिकता होती है, ऐसी सरकार के पक्ष में हम खड़े होते हैं, जो जनता के पक्ष में खड़ी होती है। जनता की ज़रूरतों का ध्यान देती है और जनता को एक बेहतर और पूर्ण जीवन जीने के लिए प्रेरित करती है, साधन मुहैया कराती है और अगर किसी कारण से वह पिछड़े हुए हैं, तो उनको आगे बढ़ने के लिए सहयोग प्रदान करती है। सरकार इस बात के लिए होती है। या इस तरह के जो आयोजन होते हैं, उसमें सरकार सहयोग कर सकती है। किस तरह का सहयोग? व्यवस्था बनाए रखने के लिए। जो वहाँ एकत्रित होने वाले लोग हैं, उनकी जो आवश्यकताएँ हैं, उनकी पूर्ति के लिए। उनपे वहाँ पहुँचने वाले लोगों को एक बेहतर सुविधा उपलब्ध कराने के लिए, मतलब एक आम नागरिक की ज़रूरत के लिए या एक ऐसे अवसर पे जो आवश्यकताएँ हो सकती है, जहाँ बड़ी संख्या में लोग इकट्ठे हो रहे हों, उन आवश्यकताओं की व्यवस्था करना सरकार की ज़िम्मेदारी है। अगर एक स्थान विशेष पर एक समय में ही बड़ी संख्या में लोग वहाँ पहुँचने वाले हैं, तो हाँ, उनके लिए यातायात की व्यवस्था करना। अगर वहाँ रुकना चाहते हैं, तो बड़े पैमाने पर उनके ठहरने, रुकने की व्यवस्था करना। उनके लिए पेयजल की व्यवस्था करना, नहाने-धोने के लिए पानी की व्यवस्था करना, बिजली की व्यवस्था करना, अगर ठंडी का दिन है, तालाब की व्यवस्था करना, मतलब जो सरकार की ज़िम्मेदारियाँ हैं। लेकिन पूरे के पूरे आयोजन को अपने सिर पर ले लेना, ये सरकार का दायित्व नहीं है। गोया कि सरकार अपने मूल दायित्वों से अलग हट करके अगर इस तरह के आयोजनों में बड़े उत्साहपूर्वक भाग लेती है, तो वह अपनी असफलताओं को छुपाने का प्रयास कर रही है। वह या उन तथ्यों से लोगों का ध्यान हटाना चाहती है कि वह कहाँ-कहाँ जनहित के मुद्दों की अनदेखी की है, जहाँ सवाल खड़े किए जा सकते हैं।
उन सवालों पर आपकी निगाह न जाए, उन पर आप चर्चा न करें। तो इस तरह के आयोजन किए जाएँ, जिसको जिसको देख कर के समाज का एक वर्ग अपने आप को ये माने कि हम जो हमारी सभ्यता है, संस्कृति है, परंपराएँ हैं, उनके संवर्धन के लिए, उनको आगे बढ़ाने के लिए सरकार कोई काम कर रही है। सरकारों के भरोसे संस्कृति नहीं चलती। सरकारों के भरोसे उत्सव नहीं आयोजित किए जाते। सरकारों के भरोसे उत्सव में लोगों की जन भागीदारी बढ़ती नहीं है। सरकारों के द्वारा जुटाई गई सुविधाओं और बेहतर जीवन के कारण ही हम अपनी सभ्यता, संस्कृति और परंपराओं के श्रीवृद्धि करते चले जाते हैं। अपनी विरासत को आगे बढ़ाते चले जाते हैं। अगर अगर हर का इस तरह की गतिविधियों में सरकारें शामिल हों, तो वह उसमें फिर उसका उसमें के वह प्रगति नहीं होती जो सामान्य की सहभागिता से होती है। सभ्यताएँ, संस्कृति, धार्मिक आस्थाएँ, परंपराएँ, उत्सव हमेशा जन आस्था के विषय रहे हैं और जन सहभागिता उनका उनका मूल मंत्र है। उसके बगैर आप इसको आगे नहीं बढ़ा सकते। तो अगर जन सहभागिता के बगैर हम अपनी परंपराओं को आगे नहीं बढ़ा सकते, अपनी सभ्यता और संस्कृति की रक्षा नहीं कर सकते हैं, उसको एक विरासत के रूप में अगली पीढ़ी को नहीं सौंप सकते हैं, तो सरकारें इसमें क्यों भाग ले रही हैं? ऐस अगर ये सवाल उठना चाहिए, लोगों के बीच में विमर्श होना चाहिए। और मुझे लगता है कि सरकार जो 2017 से लगातार इसमें अपना आयोजन कर रही है, वह केवल और केवल जो उसका अपना एजेंडा है, उस एजेंडे को आगे बढ़ाने की कोशिश है। इस तरह के आयोजन बिना सरकार के सहयोग के नहीं हो सकते। अगर प्रयागराज में, हरिद्वार में, नासिक में, उज्जैन में कुंभ के मेले आयोजित होते हैं, लाखों करोड़ों की संख्या में लोग वहाँ आते हैं, अपनी धार्मिक आस्थाओं के कारण स्नान करते हैं, पूजा-पाठ करते हैं, प्रवास करते हैं। उस आयोजन में जो लोगों की ज़रूरतें हैं, उन सुविधाओं को जुटाना सरकार की ज़िम्मेदारी है। उसको बिना सरकारों के सहयोग के कोई एक इंडिविजुअल, कोई एक संस्था, कोई एक समिति, कोई लोगों का एक समूह नहीं कर सकता। उसके बड़े पैमाने पे खर्च होते हैं, बिजली के, सड़क के, लोगों के रहने के, पानी की, अलाव की, ठंड के दिनों में इसकी टेंट की, तमाम तरह की आवश्यकताएँ पड़ती हैं। नदी के किनारे घाट तक पहुँचने के लिए, मार्ग रास्तों के बनाने के लिए, ये आवश्यकता है जो बिना सरकार के सहयोग के संभव नहीं है। लेकिन केवल और केवल सरकार का काम यही है कि जो आवश्यक सुविधाएँ हैं, नागरिक सुविधाएँ हैं, उनको जुटा देना और जो वहाँ कानून व्यवस्था की स्थिति है, लोगों की सुरक्षा की स्थिति है, उसकी व्यवस्था करना। पूरे के पूरे आयोजन में खुद शामिल हो जाना, यह सरकार का काम नहीं है। मेरा अपना मानना है कि अयोध्या का जो ये आयोजन है, केवल भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो अपने एजेंडे के तहत इसका आयोजन करती है। और इस तरह के आयोजन में जो गरीब व्यक्ति है, समाज के निचली पायदान में बैठा हुआ व्यक्ति है, वो पीछे छूटता चला जाता है। यह इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि आपके पास इतने संसाधन नहीं होते हैं। आपकी आर्थिक व्यवस्था इस लायक नहीं है कि एक साथ आप अपव्यय भी कर लें और अपनी ज़रूरतों के लिए पैसा खर्च कर लें। ये संभव नहीं है। कोई भी किसी भी तरह की अर्थव्यवस्था हो, दुनिया की कोई अर्थव्यवस्था हो, आपको अपनी अगर जो प्राथमिकता के कार्य हैं, उसमें आपको ज़्यादा पैसा खर्च करना ही पड़ेगा। हर लोकतांत्रिक सरकार से, लोक कल्याणकारी जो सरकारें हैं, उनसे अपेक्षा की जाती है। और ये संभव नहीं है कि आप हर तरह के काम एक उसी अपने आर्थिक संसाधनों से कर लें, कि आप लोगों की बेहतर शिक्षा की व्यवस्था कर लें, अपने नागरिकों को बेहतर चिकित्सा व्यवस्था कर लें, अपने नागरिकों के लिए बेहतर रोजगार के अवसर तलाश करने के लिए औद्योगिक विकास भी कर लें, लोगों की आवाजाही के लिए बहुत शानदार सड़कों का भी निर्माण कर लें, लोग आप बेहतर जीवन के लिए आप ऊर्जा की व्यवस्था करा दें, निवेश की व्यवस्था करा दें, अपनी अर्थव्यवस्था भी बहुत अच्छी कर लें, आधारभूत संरचनाओं का भी विकास कर लें और इस तरह की गतिविधियों में भी आप पैसा खर्च कर लें। ये संभव होता नहीं है। और अगर आप अपनी प्राथमिकताएँ तय करते हैं, तो निश्चित रूप से आपको उन प्राथमिकताओं को ज़्यादा पैसा खर्च करना होता है, जिससे आम आदमी सीधे-सीधे प्रभावित हो। अपने गौरव-गान के लिए आप बहुत ज़्यादा पैसा खर्च नहीं कर सकते। और जो सरकारें किसी भी देश में हो, दुनिया के किसी कोने में हो, अगर वो लोक कल्याणकारी कार्य कर रही हैं, तो उसकी पहली प्राथमिकता यही होती है। अयोध्या में दीपों के जलने से या किसी को इस पे कोई आपत्ति नहीं हो सकती, बशर्ते वो जन सहभागिता से की जाए, लोग खुद निकल के करें। खुद आवें, सरयू के किनारे इकट्ठे हों, दीपक जलावें, सरयू में स्नान करने के बाद अपने आराध्य देवी-देवताओं का पूजा-पाठ करें,
जो भी हमारे धार्मिक संस्कार हैं, हमारे विश्वास हैं, उसके अनुकूल आयोजन करें। ये बिल्कुल होना चाहिए, इसमें किसी को रोकने की भी आवश्यकता नहीं है और रुक भी नहीं सकता है। लोगों को अगर वहाँ आना चाहते हैं तो उनको प्रॉपर माने उचित अवसर ही मिलना चाहिए। उनके अंदर सुरक्षा का बोध भी होना चाहिए और तभी आप इस तरह की परंपराओं को लंबे समय तक बनाए रख सकते हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी बनाए रख सकते हैं। अगर ये लोगों के बीच से उपजा हुआ है तो। अगर आप केवल किसी तंत्र के भरोसे, सरकारी तंत्र के भरोसे, राजनीतिक एजेंडे के तहत करेंगे, तो आप इस थाती को, इस विरासत को अगली पीढ़ी तक नहीं ले जा सकेंगे। ये संभव नहीं है। सरकारों के द्वारा संचालित जो परंपराएँ हैं, वो विरासत नहीं बन पाती हैं आमतौर पर। क्योंकि वह सरकारें अपने एजेंडे के अनुसार कोई न कोई काम करती हैं और उसको ले जाना चाहती हैं आगे। खास तौर से इस तरह के आयोजन जो धार्मिक हैं, सामाजिक हैं, सांस्कृतिक हैं, साहित्यिक हैं। क्या सरकार के संरक्षण में साहित्य रचना होती है? कभी हुआ है क्या? कभी नहीं होता। धार्मिक परंपराएँ समृद्ध होती हैं, कभी नहीं हुई। तो अगर हम अपनी सभ्यता, संस्कृति, परंपराओं, विश्वासों को बचाए रखना चाहते हैं, तो हमको जन सहभागिता सुनिश्चित करनी पड़ेगी। जन सहभागिता सुरक्षित सुनिश्चित कैसे होगी? जब आप उस आयोजन में शरीक होने के लिए आम व्यक्तियों को प्रोत्साहित करेंगे और उसके लिए आवश्यक सुविधाएँ जुटा देंगे। उस आयोजन को सरकार खुद नहीं करेगी। अयोध्या के इस आयोजन में अगर जन सहभागिता है, जो दिखती नहीं है, जिस तरीके से जो आंकड़े आते हैं कि किस बड़े पैमाने पर सरकारी मशीनरी के लोग, सरकारी संस्थाओं के लोग लगाए गए, कितने वॉलंटियर्स लगाए गए, कितने लोग लगे, कहाँ कितना रुपया खर्च हुआ, सरकार के खजाने से दीपों की खरीद में, तेल की खरीद में, बत्ती बनाने में, तो लगता है कि जन सहभागिता नहीं है। सरकारी कोष का उपयोग किया गया है या दुरुपयोग किया गया है। और इसके भरोसे आप अपने राजनीतिक मंतव्य तो पूरे कर सकते हैं, लेकिन अपनी सभ्यता, संस्कृति, परंपराओं का संरक्षण नहीं कर सकते। यह न कभी हुआ है और न होगा। अयोध्या का आयोजन में अगर जिस तरीके से सरकारी दखलंदाजी होती है, केवल सरकारी स्तर पर किया जा रहा है, इसका समर्थन करना कठिन है। ये तार्किक नहीं है। हम अपने धार्मिक आस्थाओं के आधार पर भी इसका समर्थन नहीं कर सकते, अगर वो सरकार कर रही है। आम आदमी सब शरीक और अपने खुद आके चल के आ रहा है, तो इसका समर्थन किया जाना चाहिए, जो नहीं दिखता। तो जो सरकार आपको अपनी लोक कल्याणकारी होने का दावा करती है, उसकी अपनी प्राथमिकताएँ तय करनी चाहिए। और मेरा मानना है कि अगर अपनी प्राथमिकताएँ आप तय करेंगे, तो समाज का जो गरीब व्यक्ति है, वह आपकी निगाह में होगा। वह व्यक्ति आपके निगाह में होगा, जो अपने जीवन को समान रूप से चलाने के में विवश है। उसके पास आर्थिक संसाधन नहीं है, उसके पास अवसर नहीं है, वो अपने बच्चों को बेहतर शिक्षा नहीं दे पा रहा है। और मेरा एक मानना है कि अगर आप गरीब की चिंता करेंगे, विपन्न की चिंता करेंगे, जिसके पास संसाधन नहीं है, तो वहाँ भगवान राम की बेहतर सेवा करेंगे। भगवान राम के बेहतर के सपनों को साकार करते हुए आप दिखाई पड़ेंगे। आज बस इतना ही, फिर मुलाकात होगी अगले दिन एक नए विषय और एक नई चर्चा के साथ। नमस्कार।